क्या आप जो अभी कर रहे हैं वो आपको सच में पसंद है? अगर नहीं, तो क्या आप में जो टैलेंट और पैशन है, उसके बारे में आप जानते हैं? ज़्यादातर लोग इसका जवाब ना में देंगे, लेकिन अगर आप इनमें से एक हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी किसी भी उम्र में अपने एलिमेंट को खोजना शुरू कर सकता है। अपने एलिमेंट को खोजने का मतलब है ऐसी चीज़ें खोजना जो करना आपको पसंद है और जो करने में आप अच्छे हैं। एलिमेंट वो है जहां पैशन और टैलेंट आपस में मिलते हैं। ये एक ऐसी स्टेट है जहां आप अपने परफॉर्मेंस के पीक और ब्रिलियंस को एक्सपीरियंस करते हैं। ये समरी एजुकेशन की लिमिटेशन को और कैसे हमें सिर्फ हाई ग्रेड्स पाने के लिए अपने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन को लिमिट नहीं करना चाहिए को एक्सप्लोर करती है। ये समरी लोगों में अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस को डिटेल में बताती है। इसमें उन इंस्पायरिंग लोगों की कहानियां हैं जिनके टैलेंट को स्कूल में वैल्यू नहीं दी गई, इसके बावजूद उन्होंने कुछ अलग और बड़ा कर दिखाया। आप इसमें ये भी सीखेंगे कि क्रिएटिव होने का क्या मतलब है और आप अपने इमेजिनेशन की अनलिमिटेड पोटेंशियल को कैसे अनलॉक कर सकते हैं। इस समरी में हम डिस्कस करेंगे कि इन द जोन का मतलब क्या है और वहां कैसे पहुंचना है। तो क्या आप अपने रियल सेल्फ को खोजकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस अचीव करके ज़्यादा फुलफिल्ड लाइफ जीने के लिए तैयार हैं? ये समरी आपको वो खोजने में मदद करेगी जो करने के लिए आप पैदा हुए हैं। दी एलिमेंट। जिलियन 8 साल की बच्ची थी जिसे स्कूल में परेशानी हो रही थी। वो अपने असाइनमेंट्स देर से जमा करती थी, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं थे और वो अक्सर क्लास के दौरान डिस्ट्रैक्टेड रहती थी। उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगता था, लेकिन उसके इस बिहेवियर से स्कूल की चिंता बढ़ती जा रही थी। स्कूल ने उसके पेरेंट्स को चिट्ठी लिखी कि शायद उसे कोई लर्निंग डिसऑर्डर है और अच्छा होगा कि वो उसे स्पेशल स्कूल में डालें। जिलियन की माँ उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गईं। जिलियन को इस बात का डर था कि शायद उसे स्पेशल स्कूल अटेंड करना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट और जिलियन की माँ उसे एक कमरे में छोड़कर बाहर आ गए, लेकिन बाहर आने से पहले उन्होंने कमरे में रेडियो चालू कर दिया था। जब वो बाहर आए तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि उन्हें खिड़की से देखना चाहिए कि जिलियन अंदर क्या करती है। जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर निकले, जिलियन ग्रेसफुल, फ्लूइड और नेचुरल मूवमेंट के साथ उस म्यूजिक पर डांस करने लगी। साइकोलॉजिस्ट ने जिलियन की मां को बताया कि उनकी बेटी बीमार नहीं है, वो एक डांसर है, तो उन्हें उसे एक डांस स्कूल में भर्ती कर देना चाहिए। जिलियन के पेरेंट्स ने साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस को माना। जिलियन को बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो डांस स्कूल में घर जैसा महसूस करती थी, जहां वो ऐसे लोगों से घिरी रहती थी जो म्यूजिक सुनकर थिरकने से खुद को रोक नहीं पाते थे। आगे जाकर उसने लंदन के रॉयल बैले स्कूल को ज्वाइन किया और रॉयल बैले कंपनी का हिस्सा बन गई। क्या आप जानते हैं जिलियन असल में कौन थी? जिलियन लिन हमारे समय की सबसे माहिर और उम्दा कोरियोग्राफर बनी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने जिलियन को समझने के लिए समय निकाला, न कि तुरंत ये मान लिया कि वो बीमार है। जिलियन को बस वो जो असल में थीं, वो बनने की ज़रूरत थी। जिलियन ने अपना टैलेंट और पैशन एक साथ डिस्कवर किया। उन्हें डांसिंग से पूरा होने का एहसास और खुशी मिली। उनकी कहानी एपिफनी स्टोरी के रूप में डिफाइन की जा सकती है, क्योंकि इसमें एक तरह का खुलासा या सच्चाई बाहर आई है। इसमें पहले और बाद का फर्क साफ नजर आता है। जिलियन ने अपना एलिमेंट पा लिया था। ये एक ऐसी जगह है जहां जो आपको करना पसंद है और जो करने में आप अच्छे हैं, साथ आकर एक हो जाते हैं। जब आप अपना एलिमेंट पा लेते हैं तो ये आपको हर तरह से इम्प्रूव कर सकता है और बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने में मदद करता है। एलिमेंट को नेचुरल टैलेंट और पर्सनल पैशन के बीच का मीटिंग पॉइंट के रूप में बताया जा सकता है। वो लोग जिन्होंने अपना एलिमेंट पा लिया है, अक्सर इसे ये कहकर डिस्क्राइब करते हैं कि इसे पाना खुद को पहचानना और ये समझना है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। इंसान सिर्फ एक एलिमेंट तक सीमित नहीं है, वो बहुत सी चीज़ करने में खुशी पा सकता है और सब में समान रूप से अच्छा हो सकता है। एलिमेंट को पाने के लिए कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। हर इंसान में इसे पाने का तरीका अलग होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एलिमेंट कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, लेकिन एलिमेंट में होने के दो मेन फीचर। दी एलिमेंट। जिलियन 8 साल की बच्ची थी जिसे स्कूल में परेशानी हो रही थी। वो अपने असाइनमेंट्स देर से जमा करती थी, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं थे और वो अक्सर क्लास के दौरान डिस्ट्रैक्टेड रहती थी। उसे इसमें कुछ गलत नहीं लगता था, लेकिन उसके इस बिहेवियर से स्कूल की चिंता बढ़ती जा रही थी। स्कूल ने उसके पेरेंट्स को चिट्ठी लिखी कि शायद उसे कोई लर्निंग डिसऑर्डर है और अच्छा होगा कि वो उसे स्पेशल स्कूल में डालें। जिलियन की माँ उसे एक साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर गईं। जिलियन को इस बात का डर था कि शायद उसे स्पेशल स्कूल अटेंड करना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट और जिलियन की माँ उसे एक कमरे में छोड़कर बाहर आ गए, लेकिन बाहर आने से पहले उन्होंने कमरे में रेडियो चालू कर दिया था। जब वो बाहर आए तो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि उन्हें खिड़की से देखना चाहिए कि जिलियन अंदर क्या करती है।
जैसे ही वो दोनों कमरे से बाहर निकले, जिलियन ग्रेसफुल, फ्लूइड और नेचुरल मूवमेंट के साथ उस म्यूजिक पर डांस करने लगीं। साइकोलॉजिस्ट ने जिलियन की मां को बताया कि उनकी बेटी बीमार नहीं है, वो एक डांसर है, तो उन्हें उसे एक डांस स्कूल में भर्ती कर देना चाहिए। जिलियन के पेरेंट्स ने साइकोलॉजिस्ट की एडवाइस को माना। जिलियन को बहुत अच्छा महसूस हुआ। वो डांस स्कूल में घर जैसा महसूस करती थी, जहां वो ऐसे लोगों से घिरी रहती थी जो म्यूजिक सुनकर थिरकने से खुद को रोक नहीं पाते थे। आगे जाकर उसने लंदन के रॉयल बैले स्कूल को ज्वाइन किया और रॉयल बैले कंपनी का हिस्सा बन गई। क्या आप जानते हैं जिलियन असल में कौन थी? जिलियन लिन हमारे समय की सबसे माहिर और उम्दा कोरियोग्राफर बनी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किसी ने जिलियन को समझने के लिए समय निकाला, न कि तुरंत ये मान लिया कि वो बीमार है। जिलियन को बस वो जो असल में थीं, वो बनने की ज़रूरत थी। जिलियन ने अपना टैलेंट और पैशन एक साथ डिस्कवर किया। उन्हें डांसिंग से पूरा होने का एहसास और खुशी मिली। उनकी कहानी एपिफनी स्टोरी के रूप में डिफाइन की जा सकती है, क्योंकि इसमें एक तरह का खुलासा या सच्चाई बाहर आई है। इसमें पहले और बाद का फर्क साफ नजर आता है। जिलियन ने अपना एलिमेंट पा लिया था। ये एक ऐसी जगह है जहां जो आपको करना पसंद है और जो करने में आप अच्छे हैं, साथ आकर एक हो जाते हैं। जब आप अपना एलिमेंट पा लेते हैं तो ये आपको हर तरह से इंप्रूव कर सकता है और बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने में मदद करता है। एलिमेंट को नेचुरल टैलेंट और पर्सनल पैशन के बीच का मीटिंग पॉइंट के रूप में बताया जा सकता है। वो लोग जिन्होंने अपना एलिमेंट पा लिया है, अक्सर इसे ये कहकर डिस्क्राइब करते हैं कि इसे पाना खुद को पहचानना और ये समझना है कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। इंसान सिर्फ एक एलिमेंट तक सीमित नहीं है, वो बहुत सी चीज़ करने में खुशी पा सकता है और सब में समान रूप से अच्छा हो सकता है। एलिमेंट को पाने के लिए कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। हर इंसान में इसे पाने का तरीका अलग होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एलिमेंट कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है, लेकिन एलिमेंट में होने के दो मेन फीचर और दो कंडीशंस हैं। वो दो फीचर हैं एप्टीट्यूड और पैशन। वहीं दो कंडीशंस हैं एटीट्यूड और अपॉर्चुनिटी यानी मौका। एप्टीट्यूड किसी भी एक्टिविटी की ओर स्वाभाविक खिंचाव या लगाव होता है। ये कोई चीज़ कैसे काम करती है या किसी काम को कैसे किया जाना चाहिए कि अंदर से आने वाली समझ है। जैसे आप गाने में अच्छे या मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छे हो सकते हैं या क्रिकेट खेलने में माहिर हो सकते हैं। पैशन कोई चीज़ करने में खुशी या मज़ा मिलना होता है, या किसी एक हॉबी या इंटरेस्ट के लिए भूख होना होता है। किसी चीज़ के लिए सिर्फ एप्टीट्यूड होना काफ़ी नहीं है। आपको ये महसूस होना चाहिए कि वो आपकी ज़िंदगी की पुकार है। एटीट्यूड हमारे खुद की ओर और हमारे आसपास के बाहरी हालातों की ओर हमारा नज़रिया होता है। वो लोग जो अपनी पसंद का काम करते हैं अक्सर खुद को लकी बताते हैं, और वो लोग जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं हैं वो खुद को अनलकी बताते हैं। रैंडमनेस हमेशा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगी, लेकिन सक्सेसफुल लोगों का एटीट्यूड हमेशा एक जैसा होता है। जैसे परसिवियरेंस यानी अटलता, ऑप्टिमिज्म यानी पॉजिटिव सोच रखना और खुद पर यकीन। आखिर में हमें ये जानने के लिए कि हमारे एप्टीट्यूड हमें कितनी दूर ले जा सकते हैं, सही मौक़ों की ज़रूरत है। कुछ मौके ऐसे होते हैं जो हमें मिलते हैं और कुछ मौके हम पैदा करते हैं। जिलियन स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि उन्हें ऐसा कुछ मिल गया था जो उन्हें बेहद पसंद था और वो उसे लगातार करती रहीं। लेकिन सभी लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता है। एलिमेंट ज़्यादातर लोगों के पास क्यों नहीं होता? पहली लिमिटेशन है हमारी काबिलियत को लेकर हमारी समझ। हम सब में नेचुरल टैलेंट, इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन और स्किल्स होते हैं, लेकिन हम उनकी मैक्सिमम पोटेंशियल के सिर्फ एक छोटे से हिस्से का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी लिमिटेशन है हमारे अलग अलग सिस्टम्स एक होकर कैसे काम करते हैं, इसे लेकर हमारी गलतफहमी। आमतौर पर माना जाता है कि हमारा माइंड, बॉडी और फीलिंग्स अलग अलग काम करते हैं, जबकि असल में ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीसरी लिमिटेशन है कि हम ग्रोथ और चेंज करने की अपने पोटेंशियल को कम आंकते हैं, यानी अंडर एस्टिमेट करते हैं। ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी काबिलियत कम होते जाती है और मौके भी लिमिटेड हो जाते हैं। ये तीन लिमिटेशंस हमारे आसपास के लोगों, एनवायरनमेंट और खुद को लेकर हमारे एक्सपेक्टेशंस के कारण और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और एक फैक्टर जो आपके लिए आपका एलिमेंट खोजने में रुकावट लाती है, वो है आपकी एजुकेशन। पॉल मकार्टनी लिवरपूल इंस्टीट्यूट गए और अपनी पढ़ाई को सीरियसली लेने के बजाय ज़्यादातर समय यहाँ वहाँ खेलने में बिताने लगे। घर लौटकर भी अपने असाइनमेंट्स करने के बजाय वो रॉक म्यूज़िक सुनते और गिटार बजाते थे। स्कूल सेलिब्रेशन के दौरान पॉल जॉन लेनन से मिले और जल्द ही उन्होंने जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार के साथ मिलकर एक बैंड बनाया। उन्हें द बीटल्स नाम से जाना और पसंद किया जाने लगा। 1980s के बीच में लिवरपूल इंस्टीट्यूट बंद हो गया और उसे लिवरपूल इंस्टीट्यूट फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के नाम से दोबारा शुरू किया गया। ये यूरोप के प्रोफेशनल आर्ट ट्रेनिंग के लीडिंग फैसिलिटीज़ में से एक बन गया।
पॉल मकार्टनी लिवरपूल इंस्टीट्यूट फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के लीडिंग पेट्रन हैं। पेट्रन यानी जो किसी को पैसों और सपोर्ट से हेल्प करते हैं। पॉल मकार्टनी जैसा केस दुनिया में बहुत से लोगों के साथ होता है। कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि उनका टैलेंट एक ऐसी चीज़ है जिसे स्कूल में कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। दुनिया भर में एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसे फीचर हैं जो इंसान के एलिमेंट को खोजने में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। पहला, कुछ खास एकेडमिक एबिलिटी पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। स्कूल क्रिटिकल एनालिसिस और रीजनिंग की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, खास तौर पर वर्ड्स और नंबर्स को लेकर। हालांकि ये सब ज़रूरी है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस में और भी बहुत कुछ है। दूसरा, सब्जेक्ट्स को उनके इंपॉर्टेंस के हिसाब से लेवल में बांट दिया गया है। जैसे साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज स्किल्स जैसे सब्जेक्ट सबसे ऊपर रखे गए हैं, ह्यूमैनिटीज़ बीच में और आर्ट्स को सबसे नीचे रखा गया है। आर्ट्स में भी अलग अलग लेवल बनाए गए हैं। म्यूजिक और विजुअल आर्ट्स को थिएटर और डांस के मुकाबले ऊपर रखा गया है। कई स्कूल आर्ट्स को अपने सब्जेक्ट से हटा रहे हैं। आखिर में स्टैंडर्डाइज असेसमेंट की ओर झुकाव बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स को क्विज और एग्जाम में हाई स्कोर पाने के लिए प्रेशर डाला जा रहा है। इसके कारण कई स्टूडेंट्स खुद को एजुकेशन कल्चर से अलग थलग महसूस करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय में बनाया गया था, तब जब इकोनॉमिक ग्रोथ और मास प्रोडक्शन यानी बड़े स्केल पर प्रोडक्शन का गोल हुआ करता था। लेकिन अब हम डिजिटल एज में हैं। बिजनेस अब क्रिएटिव लोगों को खोज रहे हैं जो इंडिपेंडेंटली सोच सकें। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों की क्रिएटिविटी को इसी तरह खत्म करता रहा तो फिर क्या होगा? थिंक डिफरेंटली। एक बात जो हमें खुद में बदलने की ज़रूरत है वो है अपनी एबिलिटीज़ को हल्के में ना लेना। लेकिन परेशानी ये है कि उन चीज़ों को पहचानना मुश्किल है जिसे हम हल्के में ले लेते हैं, यानी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसका कारण भी यही है कि हमने उसे हमेशा हल्के में लिया है। वो चीज़ें जिन्हें हम हल्के में लेते हैं उनमें से सबसे कॉमन एग्जाम्पल है हमारे सेंसेस। अगर आप लोगों से पूछेंगे कि उनमें कितने सेंसेस हैं, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब 5 होगा और कुछ का जवाब इंट्यूशन को मिलाकर 6 होगा। लेकिन सदन घाना के एनलो ईवी लोगों के अनुसार हमारे अंदर एक और सेंस है, वो है सेंस ऑफ बैलेंस। ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बहुत ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन हम इसे हल्के में लेते हैं। हम सबको बैलेंस होने की इतनी आदत हो गई है कि हम उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। लेकिन बार्ट ने अपने सेंस ऑफ बैलेंस को हल्के में नहीं लिया। वो एक एक्टिव बच्चा नहीं था, लेकिन जब वो 6 साल का था तब बार्ट ने डिस्कवर किया कि वो अपने हाथों से भी उतनी ही अच्छी तरीके से चल सकता है जितना कि अपने पैरों से। आखिर में बार्ट अपने हाथों से सीढ़ियां चढ़ने उतरने लगा। एक दिन उसकी माँ और टीचर उसे जिम्नास्टिक सेंटर ले गए। बार्ट बहुत ही खुश था। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो क्रिसमस के दिन डिज्नीलैंड में है। उस समय उसे एहसास हुआ कि उसकी स्किल्स दूसरों को खुश करने से कहीं ज़्यादा के बारे में है। 8 साल बाद उसने मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में अमेरिका को रिप्रेजेंट करते हुए भाग लिया और अब तक का सबसे बेहतरीन जिम्नास्ट बना। बार्ट के जैसे एथलीट्स का अपने शरीर और सेंसेस पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। जब वो प्रैक्टिस करते हैं तब वो अपने माइंड और मसल मेमोरी को पूरी तरीके से अपनी रूटीन में ढाल लेते हैं। अक्सर फाइनल परफॉर्मेंस के समय ज़्यादातर स्टेप्स सोच समझकर फैसला लेकर करने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स और फास्ट होते हैं। इसीलिए एथलीट्स अपनी इंट्यूशन, फिजिकल रिफ्लेक्स और कोऑर्डिनेशन पर भरोसा करते हैं। इस तरीके से एथलीट्स ह्यूमन इंटेलिजेंस को लेकर जो कॉमन आइडिया है उसे चैलेंज करते हैं। बियॉन्ड इमेजिनिंग। अपने लेक्चर के दौरान केन रॉबिन्सन अपनी ऑडियंस से पूछा करते थे कि वो अपने इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी को 1 से लेकर 10 की स्केल में कहाँ रैंक करते हैं। इंटेलिजेंस को लेकर ज़्यादातर लोग खुद को 5 से ऊपर रखते थे और क्रिएटिविटी के लिए ज़्यादातर लोग खुद को 5 से नीचे रखते थे। लगभग सभी लोग खुद को इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के लिए अलग अलग पॉइंट्स देते थे। इसका कारण है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी स्पेक्ट्रम के 2 अलग किनारे में है और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी गहराई से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अपने एलिमेंट को ढूंढने के लिए ये ज़रूरी है कि आप सच में समझें कि क्रिएटिव होने का मतलब क्या है। आइए हम यहाँ क्रिएटिविटी को लेकर जो आम गलतफहमियां हैं उसे खत्म करते हैं। पहली गलतफहमी है कि सिर्फ कुछ खास लोग ही क्रिएटिव हो सकते हैं, और ये गलत है। हर इंसान पढ़ने लिखने की कैपेसिटी की तरह ही क्रिएटिव बनने की कैपेसिटी लेकर पैदा होता है। जब कोई इंसान पढ़ना लिखना नहीं सकता, तब हम ये नहीं कहते कि उस इंसान के पास पढ़ने लिखने की कैपेसिटी नहीं है। असल में उन्होंने बस पढ़ना लिखना सीखा नहीं है। और ऐसा ही क्रिएटिविटी के साथ भी होता है। हमें क्रिएटिविटी सीखने की ज़रूरत है, ये देखने की ज़रूरत है कि ये कैसे काम करता है। क्रिएटिविटी को लेकर दूसरी गलतफहमी ये है कि हमें इसके लिए कुछ खास एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। क्रिएटिव समझे जाने के लिए इंसान को आर्ट, डिज़ाइनिंग या एडवर्टाइजिंग फील्ड से जुड़ा होना ज़रूरी है, लेकिन ये सच नहीं है। किसी भी चीज़ में क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे मैथ्स, साइंस, बिजनेस, स्पोर्ट्स।
ऐसा कुछ भी जिसमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ती है उसमें क्रिएटिविटी जुड़ी होती है। जो आखिरी गलतफहमी है वो ये है कि या तो इंसान क्रिएटिव होता है या नहीं होता। ऐसा मानना ये दिखाता है कि क्रिएटिविटी एक फिक्स्ड क्वालिटी है, जैसे कि हाइट या आँख का कलर। लेकिन सच्चाई ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी पॉइंट और पहलू में क्रिएटिविटी डेवलप कर सकते हैं। चलिए हम इंसान के इंटेलिजेंस के सबसे मामूली हिस्से को एग्जामिन करते हैं, जो है इमेजिनेशन। हम इसे पूरी तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हम लोगों के आइडियाज़ और थॉट्स को क्रिटिसाइज करते हैं और मानते हैं कि उसका सर 7वें आसमान में है या ये उसकी इमेजिनेशन है, जबकि इमेजिनेशन ही वो चीज़ है जो हमें बाकी जीव जंतुओं से अलग बनाती है। हम अपने फिजिकल माहौल से बाहर निकलकर दूसरी जगहों, इंसान, चीज़ों या यादों की एक मेंटल इमेज बना सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप अपनी माँ को या कल रात को जो आपने खाया था उसे इमेजिन कीजिए, तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, भले ही आपके सामने आपकी माँ या खाना ना हो। इमेजिनेशन के जरिए हम अपने बीते हुए कल को फिर से जी सकते हैं, आज को समझ सकते हैं और आने वाले कल के सपने देख सकते हैं। लेकिन ये भूलकर भी मत सोचिएगा कि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी एक है। ये दोनों अलग चीज़ें हैं। क्रिएटिविटी आपके इमेजिनेशन को हकीकत बना देना है। ये आपके दिमाग में बनाई हुई तस्वीर को एक कदम और आगे ले जाना है। आप अपनी क्रिएटिविटी किसी भी चीज़ में लगा सकते हैं। 1988 में जॉर्ज हैरिसन का एक सोलो एल्बम आने वाला था। उन्हें अपने सिंगल रिलीज दिस इज लव के बी साइड में डालने के लिए एक गाने की ज़रूरत थी। बॉब डिलन और उनके 3 दोस्तों ने जॉर्ज की हैंडल विद केयर नाम के गाना बनाने में मदद की। जॉर्ज उस गाने को अपने प्रोड्यूसर्स के पास ले गए। प्रोड्यूसर्स उन 5 के बनाए हुए इस मास्टरपीस को देखकर चौंक गए। प्रोड्यूसर्स ने उनसे पूछा कि क्या वो सब एक पूरा स्टूडियो एल्बम बना सकते हैं। यहाँ समय एक बहुत ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि बॉब डिलन को 2 हफ्ते बाद एक लंबे टूर पर जाना था। तो उन्होंने, जॉर्ज और बाकी लोगों ने एल्बम बनाने के लिए बचे हुए समय का एक एक पल इस काम में लगा दिया। और ये सब उन्होंने अपने म्यूजिकल माइंड से आने वाले आइडियाज़ के भरोसे किया था। उन्होंने डिटेल्स के बारे में सोच सोचकर खुद पर प्रेशर नहीं डाला। नतीजतन एक ऐसा एल्बम बना जिसमें ऐसे सॉन्ग्स भरे थे जो कैजुअल थे लेकिन क्लासिक थे। इस एल्बम द ट्रैवलिंग विल्बरीज की 5 मिलियन कॉपी बिकी और इसे रोलिंग स्टोन मैगजीन द्वारा 100 बेस्ट एल्बम्स ऑफ ऑल टाइम कहा गया। काम पर क्रिएटिविटी का एक और एग्जाम्पल है रिचर्ड फाइनमैन, और उन्होंने 1965 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार कैसे जीता था। फिजिसिस्ट होने के अलावा फाइनमैन एक पेंटर और जैज म्यूजिशियन भी थे। एक दिन वो यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया में लंच कर रहे थे। एक स्टूडेंट अचानक एक प्लेट फेंकता है और वो गोल गोल घूमती हुई उड़ती चली जाती है। फाइनमैन ने ये नोटिस किया कि प्लेट पर जो नीला कॉर्नेल का लोगो है वो प्लेट की तुलना में दुगनी तेजी से घूम रहा है। उन्होंने इस सोच को एक पेपर नैपकिन पर लिखा और दिन के दूसरे कामों में लग गए। बाद में फाइनमैन ने वो पेपर नैपकिन निकाला और अपने इमेजिनेशन में उस सीन को चलाया। घूमते हुए लोगो और प्लेट ने उन्हें इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के एक इक्वेशन के बारे में याद दिलाया। उन्होंने अपने दिमाग को इस तरह से भागने दिया जैसे वाइन की बोतल से निकलकर कॉर्क भागता है। आखिर में फाइनमैन ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। इन द जोन। ईवा लॉरेंस दुनिया की सबसे अच्छी फीमेल बिलियर्ड्स प्लेयर हैं। उनका इस खेल के लिए प्यार तब शुरू हुआ जब वो एक दिन अपने भाई के साथ बॉलिंग एली गईं और वहां पूल रूम को देखा। साथ ही वहां उन्होंने कई गेम भी देखे। उन्हें इस खेल से तुरंत ही प्यार हो गया। उन्होंने इस गेम को खेलना सीखा और अपनी पूरी जिंदगी बिलियर्ड्स में लगा दी। आखिरकार वो इस स्पोर्ट्स के लिए न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गईं। उन्होंने अपना सबसे पहला यूरोपियन विमेंस चैंपियनशिप जीता। वो बिलियर्ड्स की दुनिया में टॉप पर पहुंच गईं। उन पर पैसे और शोहरत की बारिश होने लगी। लेकिन इस गेम के साथ प्यार ही था जिसके कारण वो लगातार आगे बढ़ती रहीं। जब वो खेलती थीं तो उन्हें ऐसा लगता था कि आसपास की पूरी दुनिया गायब हो गई है और सिर्फ वो और बिलियर्ड्स का टेबल बचा है। खेलते समय ईवा के लिए समय अलग स्पीड में आगे बढ़ता था। उन्हें लगता कि वो सिर्फ 20 मिनट से खेल रही हैं, जबकि उन्हें खेलते हुए 9 घंटे हो जाते थे। ईवा स्कूल में ज्योमेट्री और फिजिक्स में कभी भी अच्छी नहीं रहीं, लेकिन जब वो बिलियर्ड्स खेल रही होती थीं तो उन्हें अपने आप टेबल में ग्रिड और डायग्राम दिखने लगते। ईवा का दिमाग अलग तरीके से चलने लगता। ईवा बिलियर्ड्स खेलते समय अपने जोन में पहुंच जाती थीं। वो देखती थीं कि उन्हें बॉल कहाँ भेजनी है। ईवा 30 सालों से बिलियर्ड्स खेल रही हैं, लेकिन वो अभी भी वही एनर्जी महसूस करती हैं जो इस खेल ने उन्हें दी थी। ईवा अब भी जब एग्जीबिशन करती हैं तो नर्वस हो जाती हैं। लोगों को लगता है कि क्योंकि वो इतनी बार खेल चुकी हैं अब वो नर्वस नहीं होती होंगी, लेकिन ईवा का कहना है ऐसी बात नहीं है। ये उस पल में होने की बात है। जोन में होना एलिमेंट के दिल में होना होता है।
कई बार जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसे करना हमें पसंद है, तब भी हम फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें हमेशा काम करें। लेकिन जब वो ठीक से काम करती हैं, तब वो सबसे जादुई चीज़ बन जाती है। हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और हम उस पल में जीने लगते हैं। आसपास की हर चीज़ गायब हो जाती है और हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। आप जो कर रहे होते हैं, आप उसमें खो जाते हैं। बाकी की दुनिया गायब हो जाती है और घंटे मिनट बन जाते हैं। यही जोन में होना कहलाता है। वो लोग जिन्होंने अपना इन द जोन। ईवा लॉरेंस दुनिया की सबसे अच्छी फीमेल बिलियर्ड्स प्लेयर हैं। उनका इस खेल के लिए प्यार तब शुरू हुआ जब वो एक दिन अपने भाई के साथ बॉलिंग एली गईं और वहां पूल रूम को देखा। साथ ही वहां उन्होंने कई गेम भी देखे। उन्हें इस खेल से तुरंत ही प्यार हो गया। उन्होंने इस गेम को खेलना सीखा और अपनी पूरी जिंदगी बिलियर्ड्स में लगा दी। आखिरकार वो इस स्पोर्ट्स के लिए न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गईं। उन्होंने अपना सबसे पहला यूरोपियन विमेंस चैंपियनशिप जीता। वो बिलियर्ड्स की दुनिया में टॉप पर पहुंच गईं। उन पर पैसे और शोहरत की बारिश होने लगी। लेकिन इस गेम के साथ प्यार ही था जिसके कारण वो लगातार आगे बढ़ती रहीं। जब वो खेलती थीं तो उन्हें ऐसा लगता था कि आसपास की पूरी दुनिया गायब हो गई है और सिर्फ वो और बिलियर्ड्स का टेबल बचा है। खेलते समय ईवा के लिए समय अलग स्पीड में आगे बढ़ता था। उन्हें लगता कि वो सिर्फ 20 मिनट से खेल रही हैं, जबकि उन्हें खेलते हुए 9 घंटे हो जाते थे। ईवा स्कूल में ज्योमेट्री और फिजिक्स में कभी भी अच्छी नहीं रहीं, लेकिन जब वो बिलियर्ड्स खेल रही होती थीं तो उन्हें अपने आप टेबल में ग्रिड और डायग्राम दिखने लगते। ईवा का दिमाग अलग तरीके से चलने लगता। ईवा बिलियर्ड्स खेलते समय अपने जोन में पहुंच जाती थीं। वो देखती थीं कि उन्हें बॉल कहाँ भेजनी है। ईवा 30 सालों से बिलियर्ड्स खेल रही हैं, लेकिन वो अभी भी वही एनर्जी महसूस करती हैं जो इस खेल ने उन्हें दी थी। ईवा अब भी जब एग्जीबिशन करती हैं तो नर्वस हो जाती हैं। लोगों को लगता है कि क्योंकि वो इतनी बार खेल चुकी हैं, अब वो नर्वस नहीं होती होंगी। लेकिन ईवा का कहना है ऐसी बात नहीं है। ये उस पल में होने की बात है। जोन में होना एलिमेंट के दिल में होना होता है। कई बार जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जिसे करना हमें पसंद है, तब भी हम फ्रस्ट्रेशन महसूस कर सकते हैं, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें हमेशा काम करें। लेकिन जब वो ठीक से काम करती हैं, तब वो सबसे जादुई चीज़ बन जाती है। हम बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं और हम उस पल में जीने लगते हैं। आसपास की हर चीज़ गायब हो जाती है और हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। आप जो कर रहे होते हैं, आप उसमें खो जाते हैं। बाकी की दुनिया गायब हो जाती है और घंटे मिनट बन जाते हैं। यही जोन में होना कहलाता है। वो लोग जिन्होंने अपना एलिमेंट खोज लिया है और अपना लिया है, वो अक्सर इस जगह पहुंच जाते हैं। अपने जोन में होने की सबसे बड़ी निशानी है वो कंफर्ट और सच्चाई जो आप महसूस करते हैं। जब हम कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो हमें पसंद है, जिसमें हम नेचुरली अच्छे हैं, तभी हम अपने आप के सबसे करीब होते हैं। जब आप जोन में होते हैं, तब आपको ऐसा महसूस होता है कि आप वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए। समय भी अलग महसूस होता है। ये ज़्यादा आसानी से और जल्दी से गुजर जाता है। जोन में होने का एक और कॉमन फीचर मेटा स्टेट में होना है, जहां आइडियाज़ ज़्यादा तेज़ी से आते हैं, जिससे काम करना आसान हो जाता है। आप उन आइडियाज़ को खोजने के लिए स्ट्रगल करने के बजाय उनके बाहर आने का एक जरिया बन जाते हैं। जोन में होने का एक ज़रूरी फीचर ये है कि इसमें आपकी एनर्जी ख़त्म होने के बजाय बढ़ती जाती है। वो एक्टिविटी जो हमें पसंद है, फिजिकली थकाने वाली होने के बावजूद हमारे अंदर एनर्जी बढ़ती है। इसीलिए हमें अपना एलिमेंट खोजने की ज़रूरत है। ये हमारी एनर्जी का भंडार बन जाती है और हम इसके कारण और भी ज़्यादा जिंदा महसूस करने लगते हैं। कंक्लूजन। इस समरी में आपने सीखा कि एलिमेंट क्या होता है। बहुत से लोग अपने असली टैलेंट से कनेक्ट करने में फेल हो जाते हैं, इसीलिए वो कभी ये नहीं जान पाते कि असल में वो किस लायक हैं। आपकी ज़िंदगी में पर्पस और फुलफिलमेंट लाने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना एलिमेंट खोजें। इंटेलिजेंस को आमतौर पर तय किए गए टेस्ट और उन सब्जेक्ट्स में अच्छे होने से मापा जाता है जिनके लिए क्रिटिकल एनालिसिस और रीजनिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन ऐसे कई तरह के इंटेलिजेंस हैं जिन्हें उतनी ही इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, जैसे म्यूज़िक, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ और भी कई। इस समरी में आपने इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के बीच में लिंक के बारे में समझा। ये दोनों कॉन्सेप्ट दो अलग छोर पर नहीं है। इन्हें आपके अंदर से बेस्ट आइडियाज़ बाहर लाने के लिए एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आपने जोन में होने के बारे में भी सीखा, जहां हम अपने एलिमेंट के साथ मिल जाते हैं। हम फोकस के बहुत ऊपर लेवल में पहुंच जाते हैं और जैसे समय भागने लगता है। जब हम जोन में होते हैं, तब आइडियाज़ आना आसान हो जाता है और हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी बिना किसी गोल के यूं ही भटकते हुए बिता देते हैं। सुबह उठकर और हर दिन एक ही तरह का काम करते हुए गुजरना, वही काम रोज़ करना जिसे करके आपको अच्छा महसूस नहीं होता, कभी भी अच्छा एहसास नहीं होता। अपने एलिमेंट को खोजने में कभी भी बहुत देर नहीं होती। उम्मीद है कि ये समरी आपकी मदद कर पाई होगी।
एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी की उम्मीदों ने आपको अपना टैलेंट और पैशन का पीछा करने से रोका होगा, आपको निराश किया होगा, लेकिन अब ये सब आप पर है। कोई भी एक्टिविटी आपका एलिमेंट बन सकती है। आप जिसमें चाहें उसमें बेस्ट बन सकते हैं।